क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल पे हम लोग कुछ प्री डिफाइंड मैक्रोस के बारे में जानेंगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल पे हम लोग अपने प्रोग्राम पे मैक्रोस को डिफाइन करते थे हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके। तो अभी हम लोग कुछ प्री डिफाइंड मैक्रोस के बारे में जानेंगे जो हमारे प्री प्रोसेसर के साथ आता है और इसका मीनिंग ऑलरेडी प्री प्रोसेसर पे डिफाइंड है। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, उसकी वजह से हम लोग इसे डायरेक्टली अपने प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए हमें कुछ मैक्रोस को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे सी प्री डिफाइंड मैक्रोस अवेलेबल है और उन सब के बारे में मैं यहाँ पे सिखा नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रोस को आपको सिखाऊंगा। और आप लोग अगर गूगल सर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे प्री डिफाइंड मैक्रोस और उसके मीनिंग मिल जाएंगे और आप लोग उसे अपने प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को उस प्री डिफाइंड मैक्रोस के बारे में सिखाना चाहता हूँ जो हमें अपने सोर्स फाइल के नाम को देता है। और उस मैक्रो को यूज़ करने के लिए आप लोगों को पहले दो अंडरस्कोर को यूज़ करना है, अंडरस्कोर 2 टाइम्स, और उसके बाद आप लोगों को लिखना होगा फाइल और उसके बाद फिर से अंडरस्कोर 2 टाइम्स। जब आप लोग इस फाइल प्री डिफाइंड मैक्रो को अपने प्रोग्राम पे यूज़ करेंगे, ये आप लोगों को जिस फाइल पे आप लोग इस फाइल मैक्रो को यूज़ किया है उस फाइल का नाम देता है। और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक printf फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो ये होगा printf और यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न आएगा वो स्ट्रिंग वैल्यू होगा %s। उसके बाद हम लोग न्यू लाइन डालेंगे और उसके बाद हम लोग इस फाइल प्री डिफाइंड मैक्रो को यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसे सेव करूँगा और बिल्ड एंड रन करूँगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने फाइल का नाम एब्सोल्यूट पाथ नेम के साथ आया है रूट से। फॉर एग्जांपल सी ड्राइव पे, यूज़र्स डायरेक्टरी पे, अनिल डेस्कटॉप, ट्यूटोरियल्स, प्री डिफाइंड मैक्रोस, main.c। ये main.c जो है ये अपने इस सोर्स फाइल का नाम है, main.c आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये एब्सोल्यूट पाथ के साथ आया है। तो इस तरह हम लोग फाइल मैक्रो को अपने प्रोग्राम पे यूज़ करके अपने सोर्स फाइल के नाम को उसके एब्सोल्यूट पाथ के साथ जान सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक और प्री डिफाइंड मैक्रो के बारे में सिखाना चाहता हूँ। वो आप लोगों को, आप लोग जिस स्टेटमेंट पे उस मैक्रो को यूज़ करेंगे उस स्टेटमेंट के लाइन नंबर को रिटर्न करता है और उस मैक्रो का नाम है लाइन। तो इसे यूज़ करने के लिए आप लोगों को पहले 2 अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद लाइन और उसके बाद फिर से 2 अंडरस्कोर। जब आप लोग इस लाइन प्री डिफाइंड मैक्रो को यूज़ करेंगे तो ये आप लोगों को जिस लाइन पे आप लोगों ने इस मैक्रो का यूज़ किया है उस स्टेटमेंट के लाइन नंबर आपके उस सोर्स फाइल पे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस main.c पे मैं इस लाइन प्री डिफाइंड मैक्रो को लाइन नंबर 8 पे यूज़ करूँगा तो ये रिटर्न करेगा 8। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक printf फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे होगा %d क्योंकि ये इंटीजर वाले को रिटर्न करता है लाइन नंबर। और उसके बाद एक न्यू लाइन डालेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग लाइन प्री डिफाइंड मैक्रो को यूज़ करेंगे और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइन नंबर आया है 8। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और उसके बाद बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले 8 आया है क्योंकि हमने इस लाइन प्री डिफाइंड मैक्रो को लाइन नंबर 8 पे यूज़ किया है। मतलब है कि जिस स्टेटमेंट पे हम लोगों ने इस मैक्रो को यूज़ किया है वो स्टेटमेंट इस सोर्स कोड पे लाइन नंबर 8 पे है तो 8 आया है। उसके बाद स्टेटमेंट जो 9 लाइन पे है वहाँ पे भी यूज़ किया है तो यहाँ पे आया है 9। तो इस तरह आप लोग इस फाइल प्री डिफाइंड मैक्रो को यूज़ करके फाइल नेम को जान सकते हैं एब्सोल्यूट पाथ के साथ, और लाइन मैक्रो को यूज़ करके जिस स्टेटमेंट पे आप लोग उस लाइन मैक्रो को यूज़ करेंगे उस स्टेटमेंट के लाइन नंबर को जान सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक और मैक्रो के बारे में सिखाना चाहता हूँ और इसे यूज़ करके हम लोग ये जान सकते हैं कि
किस फंक्शन के अंदर हमने इस मैक्रो को यूज़ किया है, उस फंक्शन का नाम मिलेगा हम लोगों को। और उसे यूज़ करने के लिए हम लोगों को फिर से 2 अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद func फॉर फंक्शन, उसके बाद फिर से 2 अंडरस्कोर, और यहाँ पे याद रखिए हम लोगों को ये स्मॉल लेटर पे यूज़ करना पड़ेगा। और ये हम लोगों को उस फंक्शन का नाम रिटर्न करेगा जिस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इस मैक्रो को यूज़ किया है। तो यहाँ पे इस मेन फंक्शन के अंदर मैं इस फंक मैक्रो को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे मेन रिटर्न करेगा और जो रिटर्न वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग वैल्यू होगा। तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं printf फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे %yes, उसके बाद मैं यहाँ पे इस प्रीडिफाइंड मैक्रो को यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लाइन डालेंगे और उसके बाद बिल्ड एंड रन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को आया है मेन। ये मेन जो है ये उस फंक्शन का नाम है जिसके अंदर हम लोगों ने इस फंक मैक्रो को यूज़ किया है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर इस स्टेटमेंट पे मैंने इस मैक्रो को यूज़ किया है, तो ये इस मेन फंक्शन के नाम को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें आया है मेन। ठीक है, अगर आप लोग इसे एक और फंक्शन फॉर एग्जांपल डिस्प्ले के अंदर यूज़ करेंगे तो ये रिटर्न करेगा डिस्प्ले। तो याद रखिए ये उस फंक्शन के नाम को रिटर्न करेगा जिसके अंदर आप लोग इसे यूज़ करेंगे। और इसके बाद बहुत सारे मैक्रोस और भी अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग डेट प्रीडिफाइंड मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं और ये आप लोगों को उस डेट को रिटर्न करेगा जब आप लोग इस सोर्स कोड को प्री प्रोसेसर पे पास किया है। तो यहाँ पे मैं इसे डेट स्पेसिफाई करूँगा और इसे यूज़ करने के लिए आप लोगों को 2 अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद डेट और फिर से 2 अंडरस्कोर, और ये उस डेट को स्ट्रिंग फॉर्म पे रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा printf %s और उसके बाद हम लोग डेट प्रीडिफाइंड मैक्रो को यूज़ करेंगे। और अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं June 1, 2015। तो इस तरह और एक मैक्रो अवेलेबल है जिसे यूज़ करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि किस टाइम पे ये प्रोग्राम प्री प्रोसेसर के लिए गया है, और उस मैक्रो का नाम है टाइम, और ये भी हमें टाइम को स्ट्रिंग फॉर्म पे रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे %s यूज़ करूँगा और इसे यूज़ करने के लिए हम लोगों को 2 अंडरस्कोर, उसके बाद टाइम और उसके बाद फिर से 2 अंडरस्कोर यूज़ करना है। और मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9:23 and 46 सेकेंड्स। और इसके बाद और एक प्रीडिफाइंड मैक्रो अवेलेबल है जिसे यूज़ करके आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपके कंपाइलर सेट स्टैंडर्ड सी कंपाइलर सेट है। और उसे चेक करने के लिए आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा stdc फॉर स्टैंडर्ड सी, और आप लोगों को 2 अंडरस्कोर को पहले और बाद में यूज़ करना पड़ता है। और ये आप लोगों को 0 और 1 को रिटर्न करेगा। अगर ये 1 को रिटर्न करता है तो उसका मतलब ये है कि आपके जो टूल सेट है ये स्टैंडर्ड सी टूल सेट है, और अगर ये 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का टूल सेट स्टैंडर्ड सी के टूल सेट नहीं है। तो यहाँ पे इसे यूज़ करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा printf फंक्शन इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और यहाँ पे ये रिटर्न इंटीजर वाले रिटर्न करता है तो मैं यूज़ करूँगा %d, और उसके बाद मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो ये होगा बिल्ड एंड रन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 आया है। इसका मतलब है कि मैंने जो टूल सेट यहाँ पे यूज़ किया है ये स्टैंडर्ड सी के रूल्स को फॉलो करता है। और इसके बाद आप लोगों को बहुत सारे और प्रीडिफाइंड मैक्रोस अवेलेबल है, आप लोग गूगल करके उसे देख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो पे एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, वो है लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग इस लाइन प्री डिफाइंड मैक्रो को यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि जिस स्टेटमेंट पे आप लोग इस मैक्रो को यूज़ करेंगे उस स्टेटमेंट आपके सोर्स कोड पे किस लाइन पे है, और आप लोग इस फाइल को यूज़ करके ये जान सकते हैं कि आपके सोर्स फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसे नॉर्मल यूज़ करेंगे तो ये एक्चुअल लाइन नंबर को रिटर्न करता है, पर हम लोग उस लाइन नंबर को अल्टर कर सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इस लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके
प्री प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि ठीक है, नेक्स्ट लाइन जब तुम काउंट करोगे तो इससे शुरू करो। फॉर एग्जांपल मैं इसे इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसका लाइन नंबर 100 समझो। तो मैं अभी इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले फाइल मैक्रो का यूज़ किया है हमने, तो यहाँ पे फाइल नेम आया है प्री डिफाइंड मैक्रो के साथ, और उसके बाद यहाँ पे आया है 101 102। पहले आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ आता था, पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 101 और 102। ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इस लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके प्री प्रोसेसर को ये बताया कि ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जब तुम यहाँ पे एनकाउंटर करोगे तो उसका लाइन नंबर 100 समझो। तो ये इस प्रिंटफ स्टेटमेंट का लाइन नंबर 100 समझा, और इसका 101, इसका 102 और लाइक दैट। तो यहाँ पे आया 101 एंड 102। और इस लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का एक और यूज़ ये है कि इसे यूज़ करके हम लोग इस फाइल प्री डिफाइंड मैक्रो जो है इसके वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि ये फाइल प्री डिफाइंड मैक्रो जो है ये हम लोगों को अपने सोर्स फाइल के नाम को देता है, और यहाँ पे हम लोग उसके वैल्यू को इस लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट हमें स्पेसिफाई करना होता है, जो भी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कहूँगा anil.c। तो इसके बाद क्या होता है कि जब आप लोग इस फाइल प्री डिफाइंड मैक्रो को यूज़ करेंगे तो ये रिटर्न करता है anil.c। तो यहाँ पे मैं बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं anil.c आया है। पहले हम लोगों को अपने इस सोर्स फाइल के नाम आता था एब्सोल्यूट पाथ के साथ, पर यहाँ पे हम लोगों ने इस लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके ये इन्फॉर्म किया कि नेक्स्ट स्टेटमेंट से लाइन नंबर 100 होगा, और फाइल प्री डिफाइंड मैक्रो के लिए इस वैल्यू को रिटर्न करो anil.c को। तो यहाँ पे जब हम लोग फाइल प्री डिफाइंड मैक्रो को यूज़ करेंगे तो anil.c आएगा, और लाइन नंबर भी हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो यहाँ पे 100 से शुरू होगा तो 101 102 आया है। तो ये था दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग मुझे यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।